हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूजीसी प्लगइन। आई एम होपिंग कि आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सॉल्व करने चाहिए बहुत सारे क्वेश्चंस एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमें सॉल्व करने चाहिए मॉक क्वेश्चंस। तभी हमारी तैयारी अच्छी होगी, तभी हमारा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव रहेगा, हम क्लियर कर पाएंगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। आज हम एज ऑफ चौसर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर से होंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके रिपीट होने के भी चांसेस रहेंगे एंड जिससे आपको एक आइडिया लगेगा आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। एज ऑफ चौसर को हम ऑलरेडी एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने वो नहीं देखा है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं। Which Canterbury pilgrim carries a brooch inscribed with Latin words meaning love conquers all? आप अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड बाद में चेक करिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए एंड आपका प्रिपरेशन का जो लेवल है वो कहाँ तक पहुंचा है। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, रियल क्वेश्चंस हैं, मॉक क्वेश्चंस नहीं हैं, तो आपको पता चलेगा कि एनटीए के लेवल पे आप खरे उतरते हैं कि नहीं। ऑप्शंस हैं द प्रायरस, द मोंक, द वाइफ ऑफ बाथ एंड द स्क्वायर। इसका आंसर रहेगा द प्रायरस। द प्रायरस का जो एक्चुअल नेम है वो है मैडम मिगल्टन। वो अरिस्टोक्रेटिक वर्ल्ड से एक लेडी हैं जो जिनकी मैनर्स में पोलाइटनेस दिखती है। वो कॉय हैं, कॉय का मतलब होता है शर्मीली, और उन्होंने ही ये गोल्ड ब्रोच पहना हुआ है जिसके ऊपर लेटिन लैंग्वेज में लिखा है लव कॉन्क्वर्स ऑल। ठीक है, लेटिन लैंग्वेज में लिखा है जिसका मतलब है लव कॉन्क्वर्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज जॉफ्री चॉसर्स कंटेम्प्रेरी। जॉफ्री चॉसर की एज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया। हमने 3 कंटेम्प्रेरी इनके पढ़े थे, उनमें से एक ऑप्शन में आया भी हुआ है थॉमस चेटर्टन, जॉन गोवर, थॉमस शेडवेल एंड जॉन गे। इन चारों में से जॉन गोवर जो हैं वो इनके कंटेम्प्रेरी हैं, जो आंसर होगा वो होगा बी। जॉन गोवर जो हैं उनके फ्रेंड भी हैं चौसर के एंड वो उनको मोरल गोवर कहकर बुलाया करते थे। इनकी अच्छी खासी दोस्ती थी, बाद में इनकी दोस्ती में थोड़ी बहुत जो है डिस्प्यूट्स हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अमंग द कैंटरबरी पिलग्रिम्स विच ग्रुप क्वालिफाइज एज द अपर क्लास। कैंटरबरी टेल्स पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था कि उन्होंने उस टाइम के सोशल सेटअप के बारे में बात की है, तो उसमें अपर क्लास आती है। आपको ये पूरा चार्ट मैंने पिछले लेक्चर में ये पूरा चार्ट बना के आपको दिया हुआ है कि अपर क्लास में कौन लोग हैं, क्लर्जी में कौन लोग हैं, लोकल जो लोग हैं वो टाउन पीपल जिनको कह सकते हैं या कॉमन लोग कह सकते हैं वो कौन कौन है, उस लिस्ट में कौन कौन आएगा। तो ये आपको याद करके जाना है। आपके टाइम पे हो सकता है वो अपर क्लास ना पूछ के कॉमन लोगों के बारे में पूछ ले या क्लर्जी के बारे में पूछ ले। अपर क्लास में कौन सा ग्रुप जो है वो आएगा, तो इसका जो आंसर रहेगा द नाइट, द स्क्वायर एंड द प्रायरस। हमें ये बहुत ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है 2 लोग जो है एक आंसर में होते हैं, हम बिना तीसरा ऑप्शन पढ़े उसको टिक कर देते हैं। हो सकता है कि जो तीसरा नेम है वो कॉमन कैटेगरी से हो। द नाइट जो है उसको भी हम अरिस्टोक्रेटिक लिस्ट में रखते हैं, नाइट का बेटा स्क्वायर वो भी, एंड द प्रायरस, प्रायरस के बारे में तो मैंने आपको अभी बताया था, अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से हैं वो एंड बहुत ही हाईली मेंटेन्ड उनके मैनर्स हैं। आंसर जो रहेगा द नाइट, द स्क्वायर एंड द प्रायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन लिडगेट बिगिंस द सीज ऑफ थेबेस विद ए प्रोलॉग ऑफ 176 लाइन्स in which he imagines himself joining Chaucer's pilgrims in Canterbury, where he speaks with the host and agrees to tell the first tale on his homeward journey. The story that Lydgate tells as the pilgrims depart from Canterbury is meant to be a companion piece too. इस पूरे क्वेश्चन का मतलब क्या है? जॉन लिडगेट, चौसर की एज के बाद एक ऑथर हैं जॉन लिडगेट, उन्होंने एक बुक लिखी थी सीज ऑफ थेबेस। उसके प्रोलोग में उन्होंने ये इमेजिनेशन लिखी है अपनी कि जैसे उन्होंने चौसर के पिलग्रिम्स को ज्वाइन कर लिया है कैंटरबरी जाने के लिए, एंड ये अग्री करते हैं, होस्ट को ये कहते हैं कि मैं भी एक टेल जो है वो सुनाऊंगा। ठीक है, और जो स्टोरी लिडगेट ने सुनाई थी वो किसकी कंपेनियन स्टोरी है, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। सबसे पहली जो कहानी थी वो सुनाई थी नाइट ने।
सो नाइट की कहानी की कंपेनियन पीस जो है वो जॉन लिडगेट की स्टोरी है। सो द नाइट विल बी द आंसर, द नाइट्स टेल विल बी द आंसर। इसके बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ के जाना, बहुत ही आउट ऑफ द वे क्वेश्चन है। जॉन लिडगेट से इतने डेप्थ में क्वेश्चन जनरली हमने नहीं देखा है, बट कभी कभी एनटी आपसे आउट ऑफ द वे क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट है, इन द जनरल प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स विच टू कैरेक्टर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ डीप क्रिश्चियन गुडनेस। डीप क्रिश्चियन गुडनेस से यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि कोई क्रिश्चियनिटी में बिलीव करता है या कोई क्लर्जी है। मतलब ये है कि कौन दो लोग हैं या तीन लोग हैं जो लोग क्रिश्चियन वैल्यूज को फॉलो करते हैं, जो अच्छे क्रिश्चियंस हैं। ठीक है, सो ऑप्शंस में इन्होंने दिया है द समनर, द पार्सन, द प्लोमन एंड द पार्टनर। तो अगर आपने स्टोरीज ध्यान से पढ़ी हैं तो इसका आंसर आपको बहुत सिंपली मिल जाएगा। जो समनर है वो ऑलरेडी क्रिश्चियनिटी से जुड़ा हुआ है, बट वो एक करप्ट इंसान है। एंड द पार्सन एंड द प्लोमैन, ये दोनों भाई हैं जो एक्चुअल क्रिश्चियन गुडनेस के साथ जीवन जी रहे हैं, लाइफ बिता रहे हैं। जो फोर्थ ऑप्शन है द पार्डनर, पार्डनर जो है वो बहुत ही लालची है, वो पार्डन देता है लोगों को अपने। सो क्रिश्चियनिटी में एक रूल होता है कि अगर आपने कुछ गलत कर भी दिया है तो आप अपनी उस कर्म की सजा भुगतने से पहले उसकी माफी मांग सकते हैं। तो जो पार्टनर होते हैं उनको ये राइट होता है कि वो आपको माफ कर दे। तो ये क्या करता था, माफी के बदले पैसे लेता था। ठीक है, सो पार्टनर विल नोट बी द आंसर। आंसर रहेगा पार्सन एंड प्लोमन। पार्सन जो है वो अपनी लाइफ चर्च को डिवोट करता है, वो गरीब है, पोवर्टी में जी रहा है, वो बाकी क्लर्जीज की तरह नहीं है कि अमीर होने के लिए वो लोगों को झूठी चीजें बताए और उनसे पैसे ऐंठे। सो ही इज लिविंग अ सिंपल क्रिश्चियन लाइफ। सेकेंड जो है प्लोमन, वो उनका भाई है एंड वो एक किसान है, पार्सन द प्लोमन। ठीक है, एंड वो अपनी एनुअल इनकम का 10th पार्ट, 10th हिस्सा जो है वो चर्च को देता है, मतलब डोनेट करता है। ठीक है, जो 10th हिस्सा है उसको कहते हैं टिथस, टिथस। सो इस तरह से आपको समझना है। अगर आपने कैंटरबरी टेल्स नहीं पढ़ा है तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा। प्रोलोग में जाके सारे कैरेक्टर्स की एक एक डिटेल आपको पढ़नी है, क्योंकि फिजिकल डिस्क्रिप्शन या उनका कैरेक्टर कैसा है इसके बारे में ही आपको कैंटरबरी टेल से सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चॉसरियन टेक्स्ट पैरोडीज डेंते द डिवाइन कॉमेडी। डेंते जो कौन है, डेंते इटली के एक बहुत फेमस ऑथर हैं जिनको बहुत सारे लोगों ने अपनी इंस्पिरेशन माना है। डेंते अलाहगिरी इनका पूरा नाम है एंड इन्होंने डिवाइन कॉमेडी लिखा है। सो चौसर ने कौन सी टेल में, कौन सी कहानी में या कौन सी पोएम में उनको पैरोडी की है, यानी कि उनका जो है फन बनाया है। द कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी टेल्स तो नहीं है क्योंकि वो बोकैसियो के डिकैमरन से इंस्पायर होकर उन्होंने लिखी है। द बुक ऑफ डचेस में भी ऐसा कुछ नहीं है। द हाउस ऑफ फेम, द हाउस ऑफ फेम विल बी द आंसर। हाउस ऑफ फेम में उन्होंने डिवाइन कॉमेडी से कुछ कुछ चीजें भी ली हैं और उसमें उसने दांते को जो है दांते के इस वर्क को पैरोडी भी किया है। लेजेंड ऑफ गुड वुमेन भी इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि वो तो उन्होंने अपनी खुद की ही इंस्पिरेशन से लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया है कि गॉड ऑफ लव जो है वो उनके पास आते हैं और उनको डांटते हैं। ठीक है, सो द आंसर विल बी द हाउस ऑफ फेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर गोल्ड इन फिजिक इज कॉर्डियल देयरफॉर ही लव्ड गोल्ड इन स्पेशल रिलेट्स टू चॉसर्स। सो चॉसर के कैंटरबरी टेल से कौन सा ऐसा करेक्टर है जिसके लिए ये लाइन जो है वो वैलिड है, फ्रायर, मोंक, डॉक्टर या पार्टनर। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा डॉक्टर। डॉक्टर जो है उसको फिजिशियन भी कहा गया है इस बुक में। वो एक फिजिशियन है, वो मोस्ट ऑफ द बीमारियों को ठीक करने का दम रखते हैं। उनको ये नॉलेज है कि कितनी भी गंभीर कोई बीमारी हो उसको कैसे ठीक करना है। वो अपनी फिजिकल हेल्थ को भी परफेक्टली मेंटेन करके रखते हैं, बट कमी क्या है कि वो अपनी फिजिकल हेल्थ को तो रखते हैं मेंटेन, बट अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए ज्यादा कुछ नहीं करते, ना ज्यादा कभी बाइबल को पढ़ते हैं। एंड उनका जो मेन फोकस है वो है पैसा। तो गोल्ड के पीछे हैं, वो फाइनेंशियल गेन्स के पीछे हैं, उनको अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को मेंटेन करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेटरिकल पैटर्न यूज्ड बाय चॉसर इन द प्रोलोग टू कैंटरबरी टेल्स इज। कैंटरबरी टेल्स के प्रोलोग में कौन सा रेट्रिकल पैटर्न उन्होंने यूज किया है? 10 सिलेबिक लाइन, 8 सिलेबिक लाइन, राइम रोयाल या फिर ओटावा राइमा। सो वैसे तो इन्होंने ये चारों ही चीजें यूज की हैं अपनी पोएम्स में, बट पर्टिकुलरली इन्होंने पूछा है कि प्रोलोग में कौन सा पैटर्न उन्होंने यूज किया है। सो द आंसर विल बी 10 सिलेबिक लाइंस। मैंने जो लेक्चर शेयर किया था उसमें सारे वर्क्स का रेट्रिकल पैटर्न आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि रेट्रिकल पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आया है, मीटर के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो आपको सारे वर्क्स में कौन कौन से जो है मीटर को यूज किया है, कौन से रेट्रिकल पैटर्न को यूज किया है, वो आपको रट्टा लगाना है, याद करके जाना है। सो 10 सिलेबिक लाइन ए विल बी द आंसर, जिसको हम एम्बिक पेंटामीटर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉसर्स पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स इज इन पार्ट। चौसर का जो पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स है वो क्या है? क्या वो एक पजल है, डिबेट है, थ्रानेडी है या बीस्ट फेबल है? अगर हम देखें तो वो एक पजल भी है, वो एक डिबेट भी है एंड वो एक बीस्ट फेबल भी है। वो थ्रानेडी नहीं है। थ्रानेडी क्या होता है? जिसमें कोई लेमेंट करता है, कोई दुख शोक मनाता है। इसमें कोई भी शोक नहीं मना रहा है। पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, फाउल्स यहाँ पे हैं बर्ड्स, तो बर्ड्स इकट्ठे होते हैं एंड वो क्या कर रहे हैं? वो अपने अपने मेट को ढूंढ रहे हैं, सोलमेट को ढूंढ रहे हैं वैलेंटाइंस डे के दिन। ये पजल है, डिबेट है। डिबेट किसके बीच में हो रहा है? 3 ईगल हैं, वो तीनों डिबेट कर रहे हैं। वो एक फीमेल ईगल को इम्प्रेस करना चाहते हैं, उसके साथ अपनी पार्टनरशिप करना चाहते हैं, बट वो नहीं कर पाते एट लास्ट। ये बीस्ट फेबल भी है। फेबल क्या होती है? मॉरल वाली कहानियां जिसमें एक मॉरल हो। बीस्ट फेबल क्या है? जिसमें कि एक कहानी में एनिमल्स या बर्ड्स को यूज किया जाए एंड जिसका एक मॉरल भी हो, जैसे द थर्स्टी क्रो हो गया, हेयर एंड द टॉर्टोइज हो गई। ये जो कहानियां हैं इनको हम बीस्ट फेबल कहते हैं। ये एक बीस्ट फेबल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज दैट चॉसर फोकसेस ऑन इन द डिपिक्शन ऑफ द वाइफ ऑफ बाथ इन द कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स में वाइफ ऑफ बाथ का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। आप देखोगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर पिछले सालों में आए हैं किसी कैरेक्टर के ऊपर तो वो वाइफ ऑफ बाथ है। वाइफ ऑफ बाथ का पूरा कैरेक्टर आपको याद करके जाना है, उसकी क्या फिजिकल डिस्क्रिप्शन है, उसकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है, वो किस तरह से बात करी है, एवरीथिंग यू शुड नो। यहाँ पर क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि कैंटरबरी टेल्स में जो वाइफ ऑफ बाथ है वो किस तरह का कैरेक्टर है? क्या वो मीक टाइप ऑफ कैरेक्टर है? मीक कौन होते हैं? शर्मीले और इंट्रोवर्ट टाइप। डिफाइंड्स हैं जो कि किसी के दबाव में आकर किसी भी चीज को मान नहीं लेते। चेस्टिटी या एक्सपीरियंस। चेस्टिटी क्या होती है? जो चेस्ट हो, जो अपने सिर्फ एक ही पार्टनर के साथ ट्रू हो, उसी के साथ लव मेकिंग करें एंड उनके कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या किसी और के साथ अफेयर या मल्टीपल मैरिजेस ना हो। ठीक है, और एक्सपीरियंस तो आपको पता ही है। इसमें जो आंसर होगा वो होगा जो, देखो वैसे तो वो जो है एक्सपीरियंस्ड भी हैं बट वो चेस्ट नहीं है। ऑलरेडी उनके 5 हस्बैंड्स हैं, मल्टीपल हस्बैंड्स उन्होंने खुद ही बताया है। एंड वो मीक तो बिल्कुल भी नहीं है, शर्माती तो वो बिल्कुल भी नहीं है। मीक अगर आता है तो हम प्रायरस के लिए कह सकते हैं कि वो उनके अंदर शाइनेस है थोड़ी थोड़ी, बट इस कैरेक्टर के अंदर नहीं है। द आंसर विल बी डिफाइंस, क्योंकि वो ओपनली अगर उनको कोई ओबे करने के लिए बोले उनको रिफ्यूज कर सकती हैं। वो अपने राइट्स के बारे में बात करती हैं एंड वो मैरिज को उस तरह से नहीं देखती जैसे जनरली लोग देखते हैं। वो इक्वल पार्टनरशिप मानती हैं मैरिज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोएम बाय चॉसर वॉज रिटन ऑन द डेथ ऑफ ब्लांचे, वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गाउट। वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गाउट, जॉन ऑफ गाउट कौन है? चौसर के साडू हैं, यानी कि उनकी वाइफ के बहन के हस्बैंड हैं। ठीक है, तो जब उनकी साली की डेथ हुई तो इन्होंने, जॉन ऑफ गाउट ने उनको बोला कि ये पोएम लिखी जाए। उस पोएम का नाम क्या है? उस पोएम का नाम है द बुक ऑफ द डचेस। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ये क्वेश्चन पहले बहुत बार रिपीट होता था, आजकल नहीं हो रहा है, बट यू नेवर नो, आपकी बार में ये आ जाए। क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछ सकते हैं कि किसने कहा था चौसर को लिखने के लिए? जॉन ऑफ गाउट ने कहा था। ठीक है, वो उनके पैट्रन हैं, वो उनके फ्रेंड भी हैं, वो उनके साड़ू भी हैं। तो इस तरह से घुमा फिरा के आंटी आपसे इस क्वेश्चन के बीच में से भी कोई क्वेश्चन निकाल के आपके बारे में पूछ सकता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कैंटरबरी टेल्स इज ट्रू? कैंटरबरी टेल्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ये क्वेश्चंस, जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, हमें बहुत ध्यान से पढ़ने होते हैं कि ट्रू पूछा है या नॉट ट्रू पूछा है। इसमें ट्रू पूछा है। द जनरल प्रोलॉग इज अपेंडेड टू द कैंटरबरी टेल्स। इन ऑल, चौसर टेल्स 30 tales in this work. The Canterbury Tales remained unfinished at the time of its author's death. The Wife of Bath, the Clerk, Sir Gawain, and the Franklin are characters and tale tellers in this work. एक एक करके देखते हैं। पहला है जी जनरल प्रोलोग। डेफिनेटली उसमें जनरल प्रोलोग है, बट वो अपेंडेड नहीं है। अपेंडेड क्या होता है? किसी वर्क के लास्ट में जोड़ी हुई कोई चीज। बट प्रोलोग क्या होता है? हमेशा शुरू में जुड़ता है। एपीलोग होता है लास्ट में। प्रोलोग है, शुरू में जुड़ा है, तो पहला पॉइंट कैंसिल, ये ट्रू नहीं है। इन ऑल चौसर टेल्स 30 टेल्स। चौसर ने 30 टेल्स नहीं बताई हैं, 23 टेल्स ही उनकी कंप्लीट हुई थी, तो ये भी रॉन्ग है। द कैंटरबरी टेल्स रिमेन्ड अनफिनिश्ड एट द टाइम ऑफ इट्स ऑथर्स डेथ। डेफिनेटली ये ट्रू है। इसकी 124 टेल्स जो हैं वो प्लान की गई थी, बट सिर्फ 23 ही कंप्लीट हुई। डी भी एक बार देख लेते हैं। द वाइफ ऑफ बाथ, द क्लर्क, सर ग्वेन। इसमें उन्होंने कहा है कि ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं ये टेल सुनाते हैं, बट सर ग्वेन जो हैं वो कहीं भी कैंटरबरी टेल्स का पार्ट नहीं है, वो एक अलग ऑथर की अलग कहानी है। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग ऑथर्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। बर्थ के हिसाब से हमें जो है इनको सेट करना है। जनरली ऐसे क्वेश्चन देख के स्टूडेंट्स डर जाते हैं, बट हम अगर थोड़ा सा माइंड अप्लाई करें, अगर हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को अच्छे से पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इसमें आसान बात क्या है इस क्वेश्चन में कि इसमें एक ही एज से मल्टीपल ऑथर्स नहीं दिए हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत गड़बड़ हो जाती है कि कौन ऑथर पहले आया कौन बाद में आया। तो हमें अगर 2 से 3 ऑथर भी पता है तो हम इसको इजीली क्रैक कर पाएंगे। इसमें जो आंसर रहेगा उसमें सबसे पहले है विलियम लैगलैंड। विलियम लैगलैंड का जो बर्थ है वो चौसर से भी पहले हुआ है। आजकल एनटीए बहुत सारे क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन दे रहा है, इसीलिए हम जब अपनी क्लासेस में पढ़ाते हैं, इवन जो मैंने यूट्यूब पे भी पिछला लेक्चर डाला था उसमें भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में ही ऑथर्स को जो है बताया है, उनके डेट ऑफ बर्थ्स भी लिखे हैं। तो चाहे आप उनको एज इट इज याद ना करो, बट एक रफ सा आइडिया हमेशा लेके चलो, क्योंकि इस बार भी 2024 में भी जो पेपर हुआ था जून में, उसमें भी क्रोनोलॉजी के 12 से 15 क्वेश्चन हैं, जिसमें ऑथर्स की क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए भी काफी क्वेश्चंस आए हैं। लैगलैंड विल बी द फर्स्ट, बी। एंड उसके बाद जॉफरी चौसर रहेंगे। जॉफरी चौसर के बाद हमारे बाकी के ऑथर्स आएंगे जो डिफरेंट एजेस से हैं। ड्राइडन नेक्स्ट है। ड्राइडन जो है रेस्टोरेशन एज से हैं। पोप जो है वो एनलाइटनमेंट एज से हैं। पोप विल बी द नेक्स्ट। एंड पोप के बाद है ऑस्कर वाइल्ड जो मॉडर्न एज से हैं। तो बहुत ही इजीली हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। विलियम लैगलैंड, जॉफरी चौसर, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप एंड ऑस्कर वाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट ढूंढना है हमने, करेक्ट नहीं। Chaucer used the rhyme royal, a stanzaic form in some of his major poems. Definitely rhyme royal जो है चौसर ने यूज किया है, इन्वेंट किया है, तो बहुत सारे वर्क्स में उन्होंने इसको यूज किया है, ये करेक्ट है, बट हमने नॉट करेक्ट ढूंढना है। चौसर वॉज द ऑथर ऑफ द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। डेफिनेटली उन्होंने ये वर्क लिखा है। चौसर रोट इन इंग्लिश व्हेन द कोर्ट पोइट्री ऑफ हिज डे वाज रिटन इन एंग्लो नॉर्मन एंड लैटिन। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बहुत बड़ा सा पॉइंट बना देते हैं, बट सिंपल सा है। इंग्लिश में चौसर लिखते थे, जबकि उनके टाइम के बाकी जो ऑथर्स हैं वो एंग्लो नॉर्मन यानी फ्रेंच लैंग्वेज एंड लैटिन लैंग्वेज में लिख रहे थे, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता था कि इंग्लिश का फ्यूचर कैसा होगा, है ना, कि लोग इंग्लिश को पढ़ेंगे या नहीं। बट चौसर ने फिर भी इंग्लिश में लिखा, एंड इसीलिए चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी कहते हैं। तो ये भी नॉट ट्रू नहीं है, यानी कि ट्रू है। लास्ट पॉइंट है, चौसर रोट द बुक नेम्ड द गवर्नर। ये बुक जो है चौसर ने नहीं लिखी है, डी विल बी द आंसर। द गवर्नर नाम की बुक जो है वो इन्होंने नहीं लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइफ ऑफ बाथ फिलोसफी ऑफ मैरिज शोज दैट शी। वाइफ ऑफ बाथ कैसा कैरेक्टर है, उनकी मैरिज की फिलोसफी कैसी है। अब देखो, वाइफ ऑफ बाथ के ऊपर तीसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं,
शी इज ए स्ट्रॉन्ग पर्सन विद ए कीन अवेयरनेस ऑफ हर राइट्स, कि क्या वो एक कीन पर्सनालिटी है उनकी जो अपने राइट्स के लिए एक्स्ट्रा अवेयर हैं। डेफिनेटली दिस विल बी द आंसर, क्योंकि वाइफ ऑफ बाथ को पता है कि मेरे राइट्स क्या हैं, मुझे किस तरह की जिंदगी जीनी है, कैसे मुझे अपनी डोमिनेंस रखनी है। बाकी के सारे पॉइंट्स टेंड्स टू से वन थिंग एंड डू द अपोजिट, ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ कह रही हैं वो कर कुछ रही हैं, नो। एंड शी केयर्स ओनली फॉर प्लेजर नॉट फॉर द राइट एंड रॉन्ग। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि उनकी मल्टीपल मैरिजेस हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है दैट शी ओनली केयर्स फॉर प्लेजर, बट वो राइट एंड रॉन्ग में बिलीव करती हैं। वो ट्रू फेमिनिस्ट कैरेक्टर हैं जो इस चीज में बिलीव करते हैं कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। इट्स नॉट लाइक कि वो मेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचती हैं, बट वो दोनों को इक्वल मानती हैं। ट्रस्ट थॉट इंस्टेड ऑफ फीलिंग, ऐसा नहीं है, वो फीलिंग्स को भी प्रेफरेंस देती हैं, बट हाँ थॉट को ज्यादा प्रेफरेंस देती हैं। सो ए विल बी द आंसर, ए आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेल इन द कैंटरबरी टेल्स यूजेस द ट्रेडिशन ऑफ द बीस्ट फेबल। अब ये रिपीट से क्वेश्चन आता है, रिपीट हुआ है मल्टीपल टाइम्स। सो बीस्ट फेबल किसने सुनाई थी? मैंने आपको अभी बताया था बीस्ट फेबल क्या होती है। द नाइट्स टेल, द मोंक्स टेल, द नन्स प्रीस्ट टेल एंड द मिलर्स टेल। सो जो इसका आंसर है वो बहुत इंपॉर्टेंट टेल है, उसको आपको करके जाना है क्योंकि उस टेल से मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं। द नन्स प्रीस्ट टेल, नन के जो साथ प्रीस्ट आया है उसने जो कहानी सुनाई है, दैट इज अ बीस्ट फेबल। ठीक है, चांटेलियर की कहानी है एंड फोक्स की कहानी है, तो इसके बारे में और भी हमें क्वेश्चंस मिलेंगे आगे, तो ये आपको टेल पढ़ के जानी है पूरी। हाउ डिड चॉसर्स पार्टनर मेक हिज लिविंग, जो पार्टनर है उसका भी कैरेक्टर मैंने पीछे बताया था, वो कैसे अपनी लिविंग बनाता है, कैसे वो पैसे कमाता है। बाय सेलिंग स्टोलन कैटल फ्रॉम द नेबरहुड बार्न, यानी कि दूसरों के पड़ोसियों के एनिमल्स को चोरी करके बेचना। नो, ऐसा वो कुछ नहीं करता। बाय सेलिंग इंडल्जेंसेस टू दोज हु कमिटेड सिंस, यानी कि जिन्होंने पाप किया है, बुरे कर्म किए हैं, उनको वो एक तरह से पार्डन दे देता है, उनको फ्रीडम दे देता है अपने सिन से, बदले में उससे पैसे ले लेता है। बाय पार्डनिंग दोज हु स्टोल प्रॉपर्टी और कमिटेड अदर क्राइम्स, तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि वो उन लोगों को सिर्फ माफी देता है, पार्डन देता है जिन्होंने बहुत बड़े बड़े क्राइम्स किए हैं या प्रॉपर्टीज की चोरी की है। बाय असिस्टिंग द फ्रायर इन चर्च सर्विसेज, वैसे तो उनका मेन काम ये है बाय असिस्टिंग द फ्रायर कि जो उनसे ऊपर के चर्च के लोग हैं उनको असिस्ट करना, उनको हेल्प करना, बट वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। सो बी विल बी द आंसर। वो जो पाप करने वाले हैं उनके पापों की सजा को कम करवा देते हैं या माफ करवा देते हैं। माफ, उनका काम ही पार्डनिंग का है ना, तो वो क्या करते हैं, उसके बदले में उनसे पैसे ले लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लेजेंड्स ऑफ गुड वुमेन कुड चॉसर कंप्लीट इन हिज द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। लेजेंड ऑफ गुड वुमेन में उन्होंने कितनी टेल्स जो हैं वो कंप्लीट की हैं? 6, 7, 8 और 9। सो बेसिकली देखा जाए तो उन्होंने 8 टेल्स कंप्लीट की हैं, 9th जो है वो हाफ कंप्लीट हुई है। सो सी विल बी द आंसर, सी इसका आंसर रहेगा। John Dryden described a major English poet as a rough diamond and must first be polished or he shines. So कौन से ऑथर के लिए, एज ऑफ चौसर के कौन से ऑथर के लिए ड्राइडन ने ये कोटेशन लिखी है कि वो एक रफ डायमंड है जिसको पॉलिश करने की जरूरत है, बट वो डायमंड है। सो बेसिकली ड्राइडन ने फेबल्स नाम की उनकी एक बुक में ये कमेंट लिखा है जॉफरी चौसर के लिए। चौसर को उन्होंने रफ डायमंड कहा है एंड बहुत सारे ऑथर्स ने बहुत सारे कमेंट्स जो हैं चौसर के राइटिंग स्टाइल के लिए लिखे हैं। नेक्स्ट है चौसर सेटराइजेस द मोंक बिकॉज द मोंक को क्यों सटायर किया है? इज टू कंसर्न्ड विद कर्टेसी एंड मैटर्स ऑफ एटिकेट, कि वो कर्टेसी एंड एटिकेट्स के लिए ज्यादा कंसर्न रहता है। चीट्स द पुअर पीजेंट्स बाय सेलिंग देम फॉल्स रिलीजियस रेलिक्स, वो जो गरीब किसान हैं उनको
गलत चीजें बेचता है, रिलीजियस रेलिक्स। रेलिक्स क्या होते हैं, जो चीजें बची हुई हों, रह जाएं। जैसे हम, अगर कोई कह दे कि जैसे हमने वो मूवी देखी थी पीके, उसमें जो वो महात्मा जी हैं वो कहते हैं कि ये जो मणका है ये शिव जी के डमरू का मणका है, सो दैट इज द रेलिक। तो कोई भी चीज जो पुराने टाइम के किसी गुरु की या किसी संत की या गॉड की कोई चीज हो, उनको बेच देते हैं, है ना। जैसे ओएमजी में जो कांजी भाई होता है, वो क्या करता है, वो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को झूठ बोल के बेच देता है कि ये मूर्ति ऐसे प्रकट हुई थी, एंड वो सबको वो चीजें बेच रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोर्ट्स फेवर ऑफ वेल्दी पीपल बट स्पेंड नो टाइम विद पुअर पीपल, कि वो सिर्फ अमीर लोगों की बात सुनता है, गरीब लोगों की नहीं। स्पेंड्स टू मच टाइम हंटिंग एंड टू लिटिल टाइम ऑन रिलीजियस ड्यूटी, कि जो मोंक है उसको हंटिंग पसंद है और वो रिलीजियस ड्यूटी जो उसका मेन काम है उसमें कम टाइम लगाता है। सो दिस इज द आंसर, डी विल बी द आंसर। वो क्या करता है, वो बाकी सारी चीजें नहीं कर रहा है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम हंटिंग में बिलीव करता है एंड वो रिलीजियस एक्टिविटीज में कम पार्टिसिपेट करता है। एंड उसके पास ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हंटिंग से रिलेटेड है, उसके पास अच्छे हंटिंग बूट्स हैं, फर्स हैं, एंड ये सारी चीजें उसको अट्रैक्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोरल ऑफ द नन्स प्रीस्ट्स टेल। मैंने आपको पहले ही कहा था, इससे रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं। नन्स प्रीस्ट टेल का मॉरल क्या है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो ये जो मॉरल है हेयर एंड द टॉर्टोइज वाली स्टोरी का है। ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल इविल, ये भी नहीं है। ब्यूटी लाइज विद इन, नेवर ट्रस्ट अ फ्लैटरर। सो डी विल बी द आंसर। इसका जो मॉरल है वो है कि हमें किसी भी बटरिंग करने वाले का जो ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा झूठ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नैरेटिव पर्सपेक्टिव डज चॉसर एम्प्लॉय इन द ओपनिंग ऑफ द जनरल प्रोलोग। जनरल प्रोलोग में कौन सा जो है प्रोनाउन उन्होंने यूज किया है, कौन से पर्सपेक्टिव से उन्होंने जो जनरल प्रोलोग है वो नरेट किया है। फर्स्ट पर्सन ओमनीशियंस, थर्ड पर्सन फ्री डायरेक्ट डिस्कोर्स। सो इसमें उन्होंने फर्स्ट पर्सन यूज किया है नरेटिव। सो जब भी कोई कहानी सुनाता है वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव से सुना सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन होता है जब मैं कहूँ कि मैं वहां गया, मैंने ऐसा देखा। ओमनीशंस मतलब कि नरेटर जैसे हर जगह पे प्रेजेंट है, ठीक है। थर्ड पर्सन, तो इस तरह से मल्टीपल नरेटिव पर्सपेक्टिव्स होते हैं, बट हमें याद रखना है कि जनरल प्रोलोग में उन्होंने यूज किया है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन पर जो नरेटिव टेक्निक है वो उन्होंने यूज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन चॉसर्स Canterbury Tales, the pilgrims, like the medieval society of which they are a part, are made up of three social groups or estates. What are the three estates? कौन सी three estates हैं जो चौसर ने यहाँ पर डिस्क्राइब की हैं? क्या वो नोबिलिटी, चर्च एंड कॉमनर्स हैं, या रॉयलिटी, नोबिलिटी एंड पीजेंट्री है, रॉयलिस्ट्स, रिपब्लिकन्स एंड पीजेंट्स हैं, या कंट्री, कंट्री कौन होता है, गांव के लोग, सिटी एंड कॉमन्स। सो हमें ध्यान से देखना है इसमें। एक दो आंसर्स तो ऐसे ही, एक दो ऑप्शन तो ऐसे ही जो है हम अलग कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट देखें, नोबिलिटी, नोबिलिटी, चर्च एंड कॉमनर्स। सो ये तीनों मैंने आपको अपने लेक्चर में बताई थी। नोबिलिटी में हम रॉयलिटी को भी ले आते हैं, तो जो बी ऑप्शन है वो वैसे ही कट जाता है, क्योंकि अगर नोबिलिटी के अंदर ही रॉयल लोग आ जाते हैं, डचेज है ना, ड्यूक्स, ये सारे जो है नोबिलिटी में आते हैं, नाइट, है ना। चर्च में चर्च के लोग आए, कॉमनर्स में जो कॉमन लोग हैं, जिनको हम आज के टाइम पे मिडिल क्लास लोग भी कह देते हैं, कॉमनर्स में वो आता है। सो ए विल बी द आंसर। बाकी सारी चीजें जो हैं वो नहीं है। उन्होंने ऐसे कोई अलग से नहीं दिखाया है कि कंट्री लाइफ कैसी है, सिटी लाइफ या कॉमन। सो अगर थ्री स्टेट्स की बात करें, नोबिलिटी, चर्च एंड कॉमनर्स। The seven deadly sins are sought to be portrayed in Chaucer's Canterbury Tales. Which of the following sin is not covered by Chaucer? Not covered पूछा है guys. Not covered में क्या क्या आएगा? Jealousy, envy, lust and homicide. So कौन से जो चीज है वो नहीं है?
सी विल बी द आंसर। जेलसी एंड होमिसाइड इसमें नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा जेलसी एंड एनवी तो सेम होता है। डेफिनेटली सेम होता है, बट थोड़ा सा हल्का सा इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। ठीक है। जो जेलसी होती है वो बहुत नेगेटिव होता है। जो एनवी होती है उसमें हम इतने सिवियर नेगेटिव नहीं होते हैं कि सामने वाले का कुछ बुरा करने का सोचें, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल से अगर हम समझे तो हम किसी को ये कह सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर प्रमोशन, आई एनवे, यानी कि मुझे जेलसी हो रही है, मुझे एनवियस फील हो रहा है, मुझे जलन हो रही है कि काश मेरा प्रमोशन हुआ होता। बट जब हम जेलस होते हैं तो उसमें कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता। हम किसी को ये जाके डायरेक्टली नहीं कह सकते कि मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारी जगह मैं हूं। ठीक है। सो इसमें जेलसी एंड होमिसाइड, होमिसाइड क्या होता है, जहां जो है ह्यूमन बींग्स को की किलिंग्स हो। सो होमिसाइड ह्यूमन बींग्स को जो है मार रहे हैं, वैसा वाला कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कैंटरबरी टेल्स हु हैज अ रेड फेस फुल ऑफ सोर्स। गड्ढों भरा एक गड्ढे नहीं, सोर्स होते हैं पिंपल्स। सो किसका जो फेस है वो रेड है एंड बहुत सारे सोर्स से भरा हुआ है? द समनर, द शिपमैन, द योमैन एंड द रीप। सो बेसिकली अगर हम कैंटरबरी टेल्स को देखेंगे, जैसा जिसका कैरेक्टर है उसी उसकी वैसी ही फिजिक है। सो यहाँ पे समनर विल बी द आंसर। तो जो समनर है वो बहुत ही करप्ट है, इसीलिए उसका जो फेस है वो क्लीन और वो नहीं दिखाया है। तो एक तरह से जैसी उसकी प्रवृत्ति है वैसा भयानक ही उसका फेस है। सो समनर विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स के लिए क्या ट्रू है? चौसर द पिलग्रिम नरेट सर थोपास टेल ओनली। नहीं, चौसर ने दो टेल्स कही थी। सो ए सही आंसर नहीं है। चौसर द पिलग्रिम नरेट्स द टेल ऑफ मैलेबी ओनली, बिल्कुल भी मैलेबी नहीं। थोपास एंड मैलेबी दोनों उन्होंने नरेट की थी। चौसर द पिलग्रिम नरेट सर थोपास टेल एंड द टेल ऑफ मैलेबी। सी विल बी द आंसर। फोर्थ भी देख लेते हैं, चौसर द पिलग्रिम डज अटेम्प्ट टू नरेट एन अननेम्ड टेल बट अब्रप्टली स्टॉप्स ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ द अदर पिलग्रिम्स। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उन्होंने अननेम्ड टेल नहीं बताई है। उनकी टेल्स का नाम आप याद कर लो जो प्रोज में है, ये भी आपको पता होना चाहिए, थोपास टेल एंड मैलेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थ्री ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स फिगर इन विलियम डनबार्स लेवेंट ऑफ द मेकर्स। सो मेकर्स यहाँ पर क्या है, पोएट्स को बोला जाता है। ठीक है। सो डनबार, विलियम डनबार कौन है? स्कॉटिश चौसरियन है। उन्होंने एक वर्क लिखा है लेवेंट ऑफ द मेकर्स, यानी कि जो पोएट्स चले गए हैं उनकी डेथ का लेमेंट इन्होंने किया है। एंड जॉफ्री चौसर, जॉन गोवर, रॉबर्ट हैनरिसन, विलियम लैगलैंड। सो उन्होंने कौन कौन से ऑथर्स को रखा है? उन्होंने रखा है जॉफ्री चौसर, जॉन गोवर एंड रॉबर्ट हैनरिसन। रॉबर्ट हैनरिसन का जो नाम है उन्होंने नहीं दिया है, बट ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सो डनबार का जो लेमेंट फॉर द मेकर्स है वो डांस मैकेब्रे है। डांस मैकेब्रे क्या होता है? जिसमें क्या होता है कि डेथ के सीन्स दिखाए जाते हैं और डेड जो लोग हैं वो वापस आते हैं। सो डांस मैकेब्रे या डांस ऑफ डेथ इसको कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेल्स इन चॉसर्स कैंटरबरी टेल्स डील्स विद द मर्डर ऑफ ए चाइल्ड बाय ज्यूज। सो एक कौन सी कहानी है जिसमें ज्यूज ने एक छोटे बच्चे को, एक चाइल्ड को जो है मर्डर कर दिया था, और क्यों कर दिया था वो पूरी कहानी आपने पढ़नी है। सो इसका आंसर है द प्रायरस टेल। प्रायरस ने जो कहानी सुनाई थी वो क्या थी? एक छोटा बच्चा होता है, ज्यूज का बच्चा होता है, नहीं सॉरी क्रिश्चियन बच्चा होता है, एंड वो एक पोयम गाता है, एक वो हिम गाता है, एक तरह से हम कह सकते हैं भजन गाता है। उसको उसका मतलब नहीं पता, बट उसका जो एक क्लास फेलो है, छोटा सा बच्चा है, वो उसको मतलब बताता है कि ये एक प्रेयर है टू वर्जिन मैरी, जीसस क्राइस्ट की जो मदर है उनके लिए ये एक प्रेयर है, ओ अल्मा रिडेम्पटर्स। तो वो सारा दिन वो गाता रहता है एंड ज्यूज को इस चीज से बड़ी नफरत आती है। तो वो जो है ये उसको उठा लेते हैं एंड उसका मर्डर कर देते हैं एंड उसकी लाश को कहीं पे फेंक देते हैं।
लाश को फेंक देते हैं तो उसकी जो मदर है वो उसको ढूंढते ढूंढते जाती है, एंड तभी उसको वही सेम पोयम ओ अल्मा रिडेम्पटर्स ये सुनाई देती है, एंड वो उसको उठा के ले आती है। अब देखो उसको तो उन्होंने मार दिया है, वो वैसे तो डेड है बट फिर भी उसकी बॉडी से वो आवाज आ रही है। तो उसको लेके जाया जाता है चर्च में, फिर उससे पूछते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है, तुम तो मर गए हो, तुम कैसे ये गा पा रहे हो। फिर वो कहता है कि जो मदर मैरी हैं उन्होंने मेरे जुबान पे एक गेहूं का दाना रखा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो मैं ये गा सकता हूँ। जब इसको निकाल दिया जाएगा तो मदर मैरी जो है वो मुझे लेने आ जाएंगी, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, उसकी ईज के लिए उस दाने को निकाल देते हैं, एंड फिर उसकी डेथ हो जाती है। सो ये बेसिकली दिखाया है कि कैसे जो ज्यूज एंड क्रिश्चियंस हैं उनकी कभी बनती नहीं थी। ठीक है, सो ये सारे क्वेश्चंस थे गाइस जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए थे। आपको इन क्वेश्चंस को देखना है एंड इनके बेसिस पे अपनी तैयारी को रखना है कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आज तक एनटीए पूछ रहा है। फिजिकल डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, कैरेक्टर्स की क्रोनोलॉजी पूछ रहा है, स्टोरीज में से कितने डेप्थ से आ रहे हैं, कितने सरफेस लेवल से आ रहे हैं। अगर हम इन सारी चीज़ों को इस तरह से कवर करते हैं तो हम अपने पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। Thank you so much for watching. Kindly like, share, and subscribe. And also let us know how you are liking our series. Thank you so much.